बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मेडिकल इमरजेंसीज इन डेंटल प्रैक्टिस के अंदर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट जो है थिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने जो है इस लेक्चर को आखिर तक देखना है ताकि आपको जो मुकम्मल इस चीज़ का कंसेप्ट हो कि मेडिकल हिस्ट्री का इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का अगर कोई पेशेंट आ गया तो हमने उसको किस तरह से मेडिकली जो है फर्स्ट एड करके फ़ौरन उसको जो हमने रेफ़र करना है और हम उसकी क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डेंटल क्लिनिक में हमारे पास जब भी कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है उससे पहले जब भी पेशेंट आते हैं हम उससे उसकी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में उसका हम जो है मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उसका जो है डेंटल हिस्ट्री लेते हैं, उसका प्रोफाइल लेते हैं। ठीक है, तो मेडिकल हिस्ट्री जो है ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट का। आपके पास कोई भी डेंटल प्रॉब्लम के रिलेटेड आपकी क्लिनिक पर कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम जो होता है आपने उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेनी होती है। अगर तो उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर मेडिकल हिस्ट्री क्लियर है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो पेशेंट कह देता है मुझे जो है मेडिकली हार्ट प्रॉब्लम है, या वो कहता है कि मुझे जो है ना किडनी प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है, या उसके अलावा बोलता है कि मुझे जो है ना ब्लड प्रेशर मेरा जो अक्सर हाई रहता है या लो रहता है, या उसके अलावा कहता है कि मुझे जो है ना शुगर का प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें जब वो अगर आपको इनमें से कोई भी बता देता है तो फिर आपका जो पेशेंट होता है वो फिर मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। मतलब कि आपने उसकी पहले मेडिकली जो हिस्ट्री होगी, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होगी, उसको आपने सेट करना होगा, बाद में अपना ट्रीटमेंट प्लान करना होगा। क्योंकि होता ये है कि ये जो मेडिकल हिस्ट्री है, कभी कभार अगर कोई इसको स्किप करके अपना ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट कर देता है, कोई ट्रीटमेंट अपना डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, तो ये आपके लिए जो है मसला भी बन सकती है। ठीक है, और इसके नतायज भी फिर आपको भुगतना पड़ेंगे। तो इसलिए डेंटल ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है वो है मेडिकल हिस्ट्री का। तो ये जो मेडिकल हिस्ट्री है ये आपके ट्रीटमेंट प्लान को मुकम्मल तौर पर चेंज भी कर सकती है। अगर आप अब इसके ऊपर मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं करते तो ये फिर आपके लिए सेवियर काजेस भी बना सकती है और आप फाटल सिक्वेंसेस भी, इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को भी मिल सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज आर द लीडिंग ग्लोबल काज ऑफ डेथ। याद रखिएगा, हार्ट अटैक जो है या कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो हैं ये हमारे पास कार्डियक मीन्स हार्ट के रिलेटेड जो डिजीजेस हैं ये इस वक्त ग्लोबली जो काज ऑफ डेथ हैं ये उनमें सबसे ज़्यादा है। विद एक्सटेंसिव इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड एन इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, dentists are encountering more and more elderly and medically compromised patients. ठीक है, in a dental practice, through syncope is the most common medical emergency reported. हमारे पास जो syncope है, ठीक है, ये बेसिकली syncope का मतलब होता है गिशी के दौरे पड़ जाना, या पेशेंट जो कभी कभार गिश में चला जाता है उसको गिशी के दौरे पड़ जाते हैं। तो ये जो है डेंटल प्रैक्टिस में तकरीबन जो सबसे कॉमन मेडिकल इमरजेंसी रिपोर्ट की गई है डेंटल प्रैक्टिस के अंदर वो यही है। Thus it is very critical for a dental practitioner to possess adequate knowledge, skills and resources to counter such emergencies effectively. एक आम इंसान के जिसने देखा देखी में ये जो है अपना काम सीखा, या कोई 1-2 साल किसी के पास लगा के अपना काम स्टार्ट करता है, और जो एक प्रॉपर डॉक्टर होता है जिसने 4-5 साल लगाए हुए होते हैं, जिसने मुकम्मल इस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ होता है, तो उसमें और आम इंसान में यही फ़र्क होता है कि जब डेंटल क्लिनिक पर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो जो प्रॉपर डेंटिस्ट होता है जिसने मुकम्मल इस सब्जेक्ट को पढ़ा होता है, तो फिर उसके पास उसका नॉलेज होता है, उसके पास उसकी स्किल्स होती हैं और उसके पास रिसोर्सेज होती हैं कि वो इस इमरजेंसी को जो हुई है आपकी मेडिकल डेंटल ट्रीटमेंट के दौरान जो मेडिकल इमरजेंसी को हो जाती है तो फिर उसको काउंटर कर लेता है। ठीक है, हाउएवर सिंस अ पेशेंट्स मेडिकल स्टेटस प्लेज अ पाइवोटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फार्मुलेटिंग द ट्रीटमेंट प्लान, a dentist should not hesitate to contact the patient's physician to inquire about the medical details and discuss the dental treatment plan. मतलब ये है, फर्ज करो आपके पास एक क्लिनिक में हार्ट का पेशेंट आ गया,
तो अब आप उससे पूछेंगे कि आपको ये जो हार्ट का प्रॉब्लम है ये कितने जो है दौरानिए से है, या इसकी आप मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं। उसके अलावा आप उसके कंसल्टेंट के साथ रब्ता करेंगे कि मैं जो है अपना ट्रीटमेंट प्लान, ये मेरा ट्रीटमेंट प्लान है और इसमें मुझे जो है ना इतने दिन के लिए इसकी ये जो मेडिसिन है ये रोकनी पड़ेगी जो ये अगर ले रहा है, और मुझे अपनी मेडिसिन ये वाली चलानी पड़ेगी, मैंने इसके ऊपर LA लगाना है, मैंने इसके ऊपर और अपना ट्रीटमेंट प्लान देना है। तो क्या इसको इश्यू तो नहीं कर सकता उसका, अगर वो फिजिशियन उसको लिख के दे देता है कि आप इसकी जो है मेडिसिन को 1 हफ्ते तक के लिए, 2-3-4 दिनों के लिए रोक सकते हैं और आप अपनी मेडिकेशन इसको दे सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो फिर आप उसकी कंसल्टेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो अगर उसका फिर कंसल्टेंट बोलता है कि नहीं ये जो है मेडिसिन या इसकी जो भी इसका जो है प्रोटोकॉल है वो इसका डेली इसके साथ चलता रहेगा, अगर रोकेगा तो फिर इसको ये मसला बन जाएगा, इसकी तबीयत खराब हो सकती है मजीद, तो फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाएगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो आपने मेडिकली जो कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत जो है ना कंप्रोमाइज करना होता है, उनके साथ आपने बहुत एहतियात से काम लेना होता है, ठीक है। इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज इन डेंटल प्रैक्टिस। अब आगे हम पढ़ते हैं कि अगर आपके पास डेंटल प्रैक्टिस के दौरान डेंटल क्लिनिक के ऊपर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है और आप अपना काम कर रहे हैं और उसको उसकी इमरजेंसी देनी पड़ गई है, मतलब उसके ऊपर उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ अटैक हुआ है, तो फिर आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। याद रखिएगा, मैनेजमेंट से पहले हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को पढ़ लेते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ को IHD के नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसकी एब्रीविएशन जो है, ठीक है। कॉमनली नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको CAD भी लिखा जाता है। तो ये इस्केमिक हार्ट डिजीज ही है बेसिकली। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ऑर्गन्स की तरफ, बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जो है ना ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है। तो जब ब्लड की सप्लाई होगी तो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है उसकी भी डेप्रिवेशन हो जाएगी, ठीक है, उसकी भी कमी हो जाएगी। तो क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस्केमिक, मतलब इस्केमिक मीन्स रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो या रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। अब हार्ट डिजीज है तो ये हार्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमारे पास हार्ट की तरफ ब्लड की सप्लाई कम होगी तो इसमें होगा क्या कि कार्डियक टिश्यूज, जो हार्ट के टिश्यूज हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि फिर जो है इस्केमिक हार्ट डिजीज या कैड आपको फिर देखने को मिलेगी। इस्केमिक हार्ट डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है और कोरोनरी हार्ट डिजीज भी कहा जाता है। ये दोनों अगर इसके नाम आ जाए तो आपने दोनों को सही करना है, ठीक है। एक ऐसा पैथोलॉजिकल कंडीशन है, अब ये CHD की बात कर रहा है, कोरोनरी हार्ट डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई ड्यू टू रिड्यूस्ड कार्डियक ब्लड फ्लो। इसमें डिस्क्रिपेंसी की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है फर्क, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है फर्क, ठीक है। तो ये एक ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई का जो है ना डिफरेंस आ जाता है, उसकी जो है डिस्क्रिपेंसी हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस्ड कार्डियक ब्लड फ्लो। क्योंकि जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, कार्डियक ब्लड फ्लो, कार्डियक की तरफ ब्लड फ्लो कम होगा तो उसमें फिर जाहिर सी बात है जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन होगी, जो उसके टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए होगी, वो भी कम हो जाएगी और उसकी सप्लाई भी फिर कम हो जाएगी, ठीक है। पेशेंट्स विद ischemic heart disease may experience angina pectoris or in severe cases myocardial infarction, heart attack, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं ischemic heart disease के, तो उनको जो है ना एंजाइना पेक्टोरिस एक्सपीरियंस करना पड़ सकता है। यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस जो है आपके सीने में जो है ना दर्द उठता है, सीने में, छाती में जो है ना दर्द महसूस होता है, या उसके अलावा सेवियर केसेस अगर ये जो हमारे पास इस्केमिक हार्ट डिजीज है, अगर ये सेवियर केस में चली जाए तो फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अब हार्ट जो डेंटल प्रैक्टिशनर होगा उसका मेडिकल इमरजेंसी के अंदर अगर कोई किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है या एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है तो फिर डेंटल प्रैक्टिशनर को जो क्या काम करना पड़ेगा। तो डेंटल प्रैक्टिशनर मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू मैनेज इस्केमिक हार्ट डिजीज इमरजेंसीज। जो डेंटल प्रैक्टिशनर है, जो डेंटिस्ट्री कर रहा है, जो डेंटल क्लिनिक पे काम कर रहा है, तो उसको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ इमरजेंसी को मैनेज करने का तरीका आना चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए, उसके पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि उसको वक्ती तौर पर वो कौन सी चीज़ दे कि जिसको वो इस कंडीशन को हैंडल कर सके। एज डेंटल ट्रीटमेंट मे इंड्यूस स्ट्रेस एंड एक्सरसेबेट दीज कंडीशंस।
क्योंकि जो डेंटल ट्रीटमेंट होता है इसमें थोड़ा सा ये जो ट्रीटमेंट होता है ये स्ट्रेस को भी थोड़ा सा इंड्यूस करता है, और जिसकी वजह से ये जो कंडीशंस होती हैं, ये जो एंजाइना पेक्टोरस कॉर्ड इन्फेक्शन की कंडीशन है, ये उसको एक्सरसरबेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना रैपिड रिकॉग्निशन एंड इंटरवेंशन आर क्रिटिकल टू अ पेशेंट सर्वाइवल एंड मिनिमाइजिंग कॉम्प्लिकेशंस। तो जितनी जल्दी हो सके आपकी नॉलेज की बेस पे, आपकी जो स्किल्स है उसकी बेस पर आपने इस डिजीज़ की सिम्टम्स को, इस डिजीज़ को रैपिडली रिकॉग्नाइज करना होगा, और उसके लिए आपने हिफाजती तदबीर लेनी होंगी। ठीक है, इंटरवेंशंस करनी होंगी ताकि पेशेंट की सर्वाइवल को और कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशंस जो उसकी मिनिमाइज की जा सके और पेशेंट का सर्वाइवल रेट होता है उसको इंक्रीज किया जाए। डेंटल प्रैक्टिशनर मस्ट बी वेल अवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स associated with ischemic heart disease and their level of control to estimate likelihood of the dental procedure concluding uneventfully। ठीक है, जो डेंटल प्रैक्टिशनर है उसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के साथ जो एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में भी अच्छा खासा इल्म होना चाहिए, और फिर जो है जो उसका डेंटल प्रोसीजर है, ठीक है, उसके साथ जो इसका रिलेशन होगा उसके बारे में भी उसको इन्फॉर्म होना चाहिए। सम नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर, अच्छा यहाँ पर हमारे पास दो क्वेश्चंस बनते हैं। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है नॉन मॉडिफाइबल और दूसरा है मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास एज आ जाती है, मेल जेंडर आ जाता है, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, और कुछ कॉमोर्बिडिटीज लाइक किडनी डिजीजेज आ जाती हैं, थायराइड डिजीज आ जाती हैं, एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस आ जाता है अलॉन्ग विद द अदर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, सम आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ओके, हमारे पास थे नॉन मॉडिफाइबल, ये हमारे पास है मॉडिफाइबल। इन दोनों को आपने याद रखना है, लाजमी याद रखना है। मॉडिफाइबल में लिपिड डिसऑर्डर आ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर आ जाता है, स्मोकिंग आ जाता है, अल्कोहल कंजम्पशन आ जाती है, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि आपसे पूछा जा सकता है, आपको जो है बताया जाएगा कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का या स्मोकिंग, अल्कोहल का या ओबेसिटी के, स्ट्रेस का दे के ये पूछा जाएगा कि ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में कौन सा फैक्टर है, कौन सा रिस्क फैक्टर है, ये मॉडिफाइबल है या नॉन मॉडिफाइबल, तो आप फिर इसको जो है मॉडिफाइबल टिक करेंगे। ठीक है, इन अर्ली स्टेजेस, शुरुआत में, शुरू में अर्ली इब्तदाई स्टेजेस के अंदर द डिजीज़ इज़ जनरली एसिम्प्टोमेटिक। ये जो डिजीज़ होती है ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि इसकी कोई सिम्टम्स अमूमन तौर पर सिम्टम नज़र नहीं आ रही होती। नेवरदलेस एज एथेरोस्क्लेरोसिस वर्सन्स symptoms appear especially during emotional or physical stress when oxygen demand increases। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसके बावजूद एज एथेरोस्क्लेरोसिस वर्सन्स, जैसे ही खून की सप्लाई जो है जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस वर्सन्स हो जाती हैं, तो ये जो सिम्टम्स होती है इसकी, जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो सिम्टम होती है वो फिर फिजिकली कोई, अगर आप स्ट्रेस, कोई भारा काम कर रहे हैं या कोई जिम शिम कर रहे हैं या कोई इमोशनली किसी किस्म का कोई जो है ना स्ट्रेस आ गया है, तो फिर उसमें जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो उससे फिर जो है ये इसका पता चल जाता है कि इसके साथ आया कि इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, सिम्टम्स में इंक्लूड, अब इसकी जो सिम्टम्स हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये इमोशनल या फिजियोलॉजिकली जब इसके ऊपर स्ट्रेस आएगा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप जिम कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, या इमोशनली जब आप डिस्टर्ब्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो उस वक्त जो है आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक तो फैटीग हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी, और चेस्ट पेन हो जाएगा जिसको एंजाइना बोला जाता है, एंड एंकल एडिमा, और एंकल एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जो हमारे पास क्या है, सिम्टम्स हैं। अब एंजाइना पेक्टोरिस की अगर हम बात करें तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है ये एक सडन ऑनसेट, अचानक हमला होता है इस एंजाइना का, अचानक चेस्ट में जो है ना पेन स्टार्ट हो जाती है। सबस्टर्नल पेन, सडन ऑनसेट सबस्टर्नल पेन इसमें स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू मायोकार्डियल एस्कीमिया, मायोकार्डियल एस्कीमिया की वजह से जो है ये हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है सबस्टर्नली, एंड विदाउट इन्फेक्शन और नेक्रोसिस। इसमें जो है जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनकी इन्फेक्शन या नेक्रोसिस नहीं होती, ये बात लाजमी याद रखिएगा। एंजाइना पेक्टोरिस में जो है एस्कीमिया, जो मायोकार्डियल एस्कीमिया जब हो जाता है तो इसमें नेक्रोसिस नहीं होती टिश्यूज़ की, हार्ट टिश्यूज़ की, या उनकी इन्फेक्शन नहीं होती। ठीक है, द पेन मे रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जा, नेक, टीथ और बैक।
इसमें ये जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है ना, जैसे ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ अगर उसको मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस अगर उसके पास आता है, तो इस पेन का हमें किस तरह से पता चलेगा आया कि ये जो है एक आम पेन है या जो है ये थोड़ा सा मेडिकली कंप्रोमाइज्ड जो है ना हमारे पास पेन है। तो अगर ये जो पेन होगा ये आपका लेफ्ट आर्म की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, साथ साथ लेफ्ट जा की तरफ जाएगा, ठीक है, और नेक की तरफ जाएगा, और टीथ जो है आपके दांतों की तरफ भी ऐसे फील होगा, और आपकी जो बैक साइड है उस पे भी ये एक ही उसमें वक्त में जो है ना फील होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंजाइनल पेन रेडिएटिंग टू द मैंडिबल कैन माइमिक द पेन ऑफ डेंटल ओरिजिन। जो एंजाइनल पेन हमने ऊपर बात की है कि मैंडिबल की तरफ जो लोअर जा होगा हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर जो है ये क्या करेगा फिर, उसमें भी जाहिर सी बात है कि पेन रेडिएट करेगा। तो ये जो एंजाइनल पेन होता है ना जो कि मैंडिबल की तरफ रेडिएट कर रहा होता है, ये डेंटल पेन ऑफ डेंटल ओरिजिन की तरह जो है ना उसकी मुशाबियत होती है। इस तरह पता चलता है जैसे दांतों में दर्द हो रहा हो, ठीक है। तो अकेला खाली दांतों में दर्द होना काफ़ी नहीं है इसके लिए। दांतों में दर्द तो वैसे भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लेकिन ऊपर हमने कहा है कि लेफ्ट आर्म आपका, इसमें जो लेफ्ट आर्म होगी, लेफ्ट जा होगा, नेक होगा, लोअर जा होगा, टीथ होगी, और आपकी जो बैक होगी उसमें जो है ना ये दर्द जो है पेन जो है रेडिएट करेगा, ठीक है, एक ही वक्त में। The probability of an anginal attack in a dental environment rises due to anxiety, fear and pain। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एंजाइनल अटैक होता है, ये जो चेस्ट में पेन होता है, ये डेंटल इन्वायरमेंट में किस वजह से राइज करता है। तो याद रखिएगा ये एंजाइटी, फेयर और पेन की वजह से होता है। तीन फैक्टर्स हमारे पास हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले नंबर पे एंजाइटी, फेयर एंड पेन। फेयर यानी कि इसमें ये होगा कि जो पेशेंट होगा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स को देखकर या वैसे ही जैसे क्लिनिक में एंटर होते हैं तो उनको कोई स्ट्रेस वगैरह या फेयर में चले जाते हैं, ठीक है। Thus, a dental practitioner must be well aware of the clinical manifestations of angina and its management in the dental clinic। So, ये एक बड़ा important step है कि जो डेंटल प्रैक्टिशनर होता है उसको क्लिनिक के ऊपर, डेंटल क्लिनिक के ऊपर अगर कोई खुदा ना खास्ता अंजाइना का कोई अटैक आ जाता है तो उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में उसको पता होना चाहिए। क्लिनिकली वो उसको जो है तशखीस उसकी कर सके और उसको मैनेज कर सके, ठीक है। Angina is categorized as stable angina, unstable angina and prinzmetal angina। तो angina हमारे पास तीन तरह का होता है, ठीक है, तीन तरह का होता है। स्टेबल angina, अनस्टेबल angina, prinzmetal या फिर वेरिएंट angina। जो स्टेबल angina होता है it is precipitated by the physical exertion or emotional stress and lasts for less than 15 minutes। जो स्टेबल angina होता है ना, ये बेसिकली फिजिकली एक्सरसाइज करने से, हैवी लोड उठाने से या इमोशनल स्ट्रेसिंग की वजह से जो है ना ये प्रेसिपिटेट होता है, और लेकिन ये जो है 15 मिनट से कम की तरफ होता है। मतलब इसका जो दौरानिया होता है वो 15 मिनट के अंदर जो है बंदा रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फुल कोई भारा काम करते हैं, कोई भारी चीज़ उठाते हैं, अगर आप जिमर हैं तो आपको पता होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो जो है ना ऐसे कभी जो है ना आपको ऐसे चेस्ट में पेन फील होता है, लेकिन वो विद इन 15 मिनट से इससे कम टाइम के अंदर जो है ना वो सेट हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली रिप्रेजेंट्स अ मोर सेवियर एंड लॉन्गर लास्टिंग फॉर्म ऑफ एंजाइना दैट अकर्स एट रेस्ट विदाउट एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस। जो स्टेबल एंजाइना है वो एक्सरसाइज के दौरान या इमोशनली स्ट्रेसिंग के दौरान जो है ये उस वक्त अकर होता है, लेकिन ये 15 मिनट से पहले ही कवर कर जाता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये अमूमन हर किसी को देखने को कभी मिल जाता है, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना क्या है? अनस्टेबल एंजाइना एक तो रेस्ट की हालत में होता है, एक तो रेस्ट की हालत में होगा, और ये एक तो सेवियर फॉर्म में होगा, थोड़ा सा शिद्दत के साथ होगा और लॉन्गर लास्टिंग होगा। मतलब इसका टाइम जो है वो स्टेबल एंजाइना से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें जो नेक्रोसिस है, हार्ट टिश्यूज की जो नेक्रोसिस है वो नहीं होगी, विदाउट एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है। हार्ट मसल्स की ब्रेकडाउन, हार्ट मसल्स की डेथ नहीं होगी, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में हमारे पास है प्रिंजमेटल या वेरिएंट एंजाइना। ये भी रेस्ट की हालत में ही अकर होता है एंड इज मोर लाइकली ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ये जो है बेसिकली कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ वन और मोर कोरोनरी आर्टरीज लीड टू परसिस्टेंट इस्कीमिया,
यानी कि इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास कोरोनरी आर्टरी एक या एक से ज़्यादा की ब्लॉकेज हो जाती है, मुकम्मल तौर पर ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये जो है किस चीज़ की तरफ लीड करती है, परसिस्टेंट इस्कीमिया की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो है परसिस्टेंट इस्कीमिया हो सकता है एंड इरिवर्सिबल नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल टिश्यूज, यानी कि जो इसमें मायोकार्डियल टिश्यूज होंगे, हार्ट के जो मसल्स होंगे, हार्ट के जो टिश्यूज होंगे, उनकी जो नेक्रोसिस होगी वो इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, बस नेक्रोसिस हो जाएगी, उसके बाद रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है जो जिन टिश्यूज की नेक्रोसिस हुई है। लेकिन वो कौन सा होगा, पिंसमेटर एंजाइना होगा, which eventually lead to the heart attack or myocardial infection। इस वेरिएंट एंजाइना के अंदर जो है ना हार्ट अटैक आ जाता है, ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, सो इसी तरह साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पास कुछ हैं। पेशेंट्स, तो साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पास हैं। पेशेंट्स विद इस्केमिक हार्ट डिजीज मे प्रेजेंट विद वेरियस सिम्टम्स which can be precipitated by the stress or pain during dental procedure। recognizing these signs is crucial for early intervention। यानी कि जब भी पेशेंट, कोई भी इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो वो स्ट्रेस की वजह से या पेन की वजह से डेंटल प्रोसीजर के दौरान जो है वो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो डेंटल प्रैक्टिशनर है उसको चाहिए कि वो इन सिम्टम्स के ऊपर गौर करे और अर्ली इंटरवेंशन करे उसकी। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स में क्या है कि वो आपको बताएगा कि उसके चेस्ट में ना पेन हो रहा है या उसको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रही है। ठीक है, उसके ऊपर हल्का सा ऐसे वो कहेगा कि मेरे चेस्ट के ऊपर ना प्रेशर आ रहा है, टाइटनेस हो रही है, स्क्वीजिंग सेंसेशन हो जाएगी, टिपिकली रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म, नेक, जा और बैक। और ये जो पेन होगा ना, ये जो चेस्ट पेन होगा, ये फिर जो है ना फौरन लेफ्ट आर्म की तरफ, नेक की तरफ, जा की तरफ, लोअर जा की तरफ और बैक की तरफ जो है ना ये रेडिएट करना स्टार्ट कर देगा। और साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगी। ठीक है, ओफन कंपेन्स चेस्ट पेन और मे अकर इंडिपेंडेंटली। ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है ये चेस्ट पेन के साथ अमूमन जो है ना ये स्टार्ट होती है और कभी कभार जो है ये इंडिपेंडेंटली भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। डेफ्रोसिस जो है ये बेसिकली हमारे पास एक्सेसिव स्वेटिंग, ओफन कोल्ड एंड क्लैमी। इसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, नोजिया एंड वोमिटिंग, पल्पिटेशंस, ठीक है, डिजीनेस और लाइट हेडनेस, वीकनेस और फटीग, एंग्जाइटी और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डाउन। तो अनस्टेबल एंजाइना में बेसिकली चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डेफ्रोसिस एंड नोजिया एंड वोमिटिंग, ये जो हमारे पास 3-4 है ना, ये पहली ये अनस्टेबल एंजाइना के साथ भी एसोसिएटेड होती हैं। अनस्टेबल एंजाइना में भी चेस्ट पेन हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना दीज सिम्टम्स मे इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ एंजाइना। ये जो सिम्टम्स हैं ये एंजाइना की डेवलपमेंट को, मतलब उसकी स्टार्टिंग को इंडिकेट करती हैं, ये बताती हैं कि इसको एंजाइनल अटैक होने वाला है। इन मोर सेवियर केसेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और अगर हालत बिगड़ जाए तौर पर उसको जो है ना ट्रीटमेंट नहीं देते, उसको जो है ना टैकल नहीं करते, उसको हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन की तरफ, हार्ट अटैक की तरफ चला जाएगा। इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द पेशेंट एंड प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन। इमीडिएट एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही आपको जो है पेशेंट इस तरह की साइंस एंड सिम्टम्स बताता है तो आपने फौरन पेशेंट को जो है अपना ट्रीटमेंट स्टॉप कर देना है। सबसे पहला काम अपना ट्रीटमेंट स्टॉप करना है, पेशेंट को रिलैक्स करना है और उसके बाद कुछ उसकी फर्दर जो है केयर करनी है। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ सिम्टम। तो डायग्नोसिस किस तरह से की जा सकती है? जो इस्केमिक हार्ट डिजीज होते हैं उसकी एक तो ईसीजी करते हैं और स्ट्रेस ईसीजी हमारे पास होती है, एक होती है रेस्टिंग हालत में ईसीजी करते हैं, दूसरी होती है स्ट्रेस केस के अंदर। ठीक है, दूसरी होती है सीटीए। सीटीए आपने नाम सुना होगा, कोरोनरी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। सीटीए कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी। तो ये कोरोनरी कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी, ये टर्म भी आपने याद रखनी है। CMR, ठीक है, कार्डियक मैनेजमेंट, सॉरी कार्डियक मैग्नेट रेजोनेंस। कार्डियक मैग्नेट, ये स्ट्रेस की हालत में आप लेंगे इसकी, स्ट्रेस कार्डियक मैग्नेट रेजोनेंस परफ्यूजन इमेजिंग। दूसरा है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पेट। आपने पेट का नाम सुना होगा कि ये जो ना उसकी पेट करते हैं, पेट पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, या उसके अलावा सिंगल फोटॉन एमिशन कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसको स्पेक्ट के नाम से भी बोला जाता है, परफ्यूजन इमेजिंग। और इन एडिशन इन्वेसिव कोरोनरी एंजियोग्राफी ICA,
is recommended to diagnose and manage patient with a high likelihood of ischemic heart disease। लेकिन जो ischemic heart disease के patients होते हैं उनके लिए जो डायग्नोसिस असेसमेंट है वो हमारे पास वो है ICA, यानी कि उसका ICA करके हम उससे पता चला सकते हैं कि इसको ischemic heart disease हुआ है, किस स्टेज पर है या नहीं हुआ, ठीक है। और उसके अलावा जो सपोर्टिव एंड मेडिकल मैनेजमेंट इन डेंटल प्रैक्टिस, सपोर्टिव और मेडिकल, इसमें ये होता है कि डेंटल प्रैक्टिस में आपने खुद से मुकम्मल काम नहीं करना होता, मतलब आप खुद कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन जाते, बल्कि आपने उसको फर्स्ट एड देना होता है। फर्स्ट एड देकर फ़ौरन उसको जो है आपने करीबी जो कार्डियक वार्ड के अंदर भेज देना है या किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जो है ना भेज देना है उसको, ठीक है। या उसको बोलना है कि जो आपका कंसल्टेंट है आप उसके पास फ़ौरन जाएं। आपने उसको कुछ इब्तदाई जो है ना वो मैनेजमेंट करनी होती है और इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी होती है उसको, ठीक है। सो अपॉन रिकॉग्नाइजिंग द साइंस ऑफ एन इस्केमिक हार्ट डिजीज एमरजेंसी, डेंटल प्रैक्टिशनर शुड एक्ट स्विफ्टली टू स्टेबलाइज द पेशेंट। जितना मुमकिन हो सके, जितना जल्दी हो सके पेशेंट को स्टेबलाइज करें जैसे ही सिम्टम्स आपको नजर आए, एंड इनिशिएट इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, और फौरन अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स स्टार्ट कर दें। और एक और बात, अपनी डेंटल क्लिनिक में जो आपका असिस्टेंट है उसको भी आप इतना ट्रेन करें कि जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी स्टार्ट हो जाए तो वो उस मेडिकल इमरजेंसी के रिलेटेड तमाम की तमाम जो प्रोटोकॉल्स शामिल होंगे वो सारे के सारे मेडिकेशंस, पोस्टर, सब कुछ वो लाकर आपके सामने रख दे, आपको खुद को बोलना ना पड़े। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने असिस्टेंट को कितना जो है इम्प्रूव कराते हैं, उसको कितना स्किलफुल बनाते हैं, ठीक है। डिसकंटिन्यू ऑल डेंटल ट्रीटमेंट, सबसे पहला काम तो आपने तमाम अपना डेंटल ट्रीटमेंट जो है ना छोड़ देना है। पेशेंट को जो है सेमी रिक्लाइंड या कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बिठा देना है ताकि उसके हार्ट के ऊपर किसी किस्म का अगर कोई स्ट्रेस वगैरह है तो वो कम हो जाए। मॉनिटर वाइटल साइंस, अब आपने उसके वाइटल साइंस चेक करनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग चेक करनी है और ऑक्सीजन की सैचुरेशन चेक करनी है, ठीक है। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट 4 to 6 लीटर पर मिनट वेर नेजल कैनोला, नेजल कैनोला के थ्रू आपने 4 to 6 लीटर पर मिनट आपने उसको जो देनी है। और मास्क टू इम्प्रूव ऑक्सीजन डिलीवरी टू द हार्ट, ताकि जो है नेजल कैनोला या मास्क का इस्तेमाल करके आप उसकी ऑक्सीजन को बहाल करें। इफ़ द पेशेंट्स सिम्टम्स डू नॉट रिजॉल्व प्रॉम्प्टली, अगर फ़ौरन पेशेंट की ये सिम्टम्स जो है रिजॉल्व नहीं हो रही, हल नहीं हो रही हैं, और इफ़ अ माइकोडियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, या माइकोडियल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपने फ़ौरन जो है ना EMS को कॉल करनी है, EMS को बुलाना है और वो आ जाएंगे और आपने अपने पेशेंट को जो है फिर कंसल्टेंट की तरफ भेज देना है, ठीक है। मेडिकेशंस मैनेजमेंट, साथ साथ हमने उसको कुछ मेडिकेशंस देनी होती है, ठीक है। तो ग्लाइसरीन आपने नाम सुना होगा, एस्पाइरिन का नाम सुना होगा, BLS का नाम सुना होगा। तो निट्रोग्लाइसरीन सबलिंगुअली जुबान के नीचे रखी जाती है, ये निट्रोग्लाइसरीन हमारे पास है। एडमिनिस्टर 1 डोज ऑफ निट्रोग्लाइसरीन, इसकी जो डोज है वो 0.3 से 0.6 mg है, यानी कि 0.4 आप क्यों समझ रहे हैं, 0.4 जो सबसे ज़्यादा है ना, मतलब जो अमूमन दी जाती है 0.4 या उसके अलावा 0.3 से 0.6 की रेंज के दरमियान हो, वो आपने इसको सबलिंगुअली रख देनी है, एक डोज सबलिंगुअली रख देनी है। इफ़ द पेशेंट हैज़ अ प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब्ड है, और इफ़ अवेलेबल इन द इमरजेंसी किट, या अगर आपके पास इमरजेंसी किट में ये अवेलेबल हो। उसके अलावा दिस हेल्प टू डायलेट कोरोनरी आर्टरीज, ये जो है ना कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट कर देती है और चेस्ट के ऊपर जो पेन होता है उसको आराम दे देती है, उसको रिलीव कर देती है। इफ़ द पेन परसिस्ट्स आफ्टर द 5 मिनट्स, अगर ये पेन 5 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाए तो बेस्ट है, लेकिन अगर 5 मिनट तक आपने पहली डोज दी 0.4 mg की या 0.3 से 0.6 mg की आपने पहली डोज दी 5 मिनट तक, अगर फिर भी वो जो है पेन रिलीफ नहीं हुआ तो फिर आप दूसरे 5 मिनट में दूसरी डोज देंगे, फिर भी सिम्टम आपके जो है ना कवर नहीं हुई तो फिर आपने तीसरी डोज फिर 5 मिनट बाद देनी है, यानी कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 3 डोजेस दे सकते हैं, वो भी हर 5 मिनट के बाद, यानी कि सिर्फ 15 मिनट, आपके 15 मिनट बनेंगे, ठीक है। तो आपने 3 डोजेस देनी है। इंश्योर दैट द पेशेंट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रिमेन्स अबव 90 mmHg बिफोर गिविंग एडिशनल डोजेस। जब आप एडिशनल डोजेस दे रहे होंगे, फर्स्ट आपने डोज दे दी, उसके बाद
जब आप दूसरी और तीसरी डोज देंगे तो आपने इस बात को लाजमी ध्यान में रखना है कि जो पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, 90 mmHg से ऊपर रहना चाहिए, रिमेन्स अबव, ठीक है। सो एस्पाइरिन की अगर हम बात करें, इफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज सस्पेक्टेड, अगर हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, गिव द पेशेंट 160 to 325 mg ऑफ च्यूएबल एस्पाइरिन। आप पेशेंट को 160 से 325 mg की एक जो है टैबलेट दे देंगे, उसको बोलेंगे कि इसको चबाएं आप, विच रिड्यूसेस द क्लॉट फॉर्मेशन एंड इंप्रूव सर्वाइवल रेट। ये जो है इस एस्पाइरिन का काम क्या होता है कि ये जो है ना क्लॉट की फॉर्मेशन, अगर कहीं किसी वेसल में जो है ना ब्लड क्लॉट बन जाता है तो उसको ये रिड्यूस कर देती है, ठीक है, उसको ख़त्म कर देती है, सर्वाइवल रेट इससे इंप्रूव हो जाता है। मॉर्फिन एक ऑप्शनल है। इन सम सेटिंग्स मॉर्फिन मे बी एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर द पेन रिलीफ इफ निट्रोग्लाइसरीन इज इनएफेक्टिव, तो दिस इज टिपिकली रिजर्व्ड फॉर एडवांस्ड केयर सेटिंग। मॉर्फिन आप दे सकते हैं, लेकिन जब निट्रोग्लाइसरीन काम न दिखा रही हो या निट्रोग्लाइसरीन की यूँ समझ लें ये जो है अल्टरनेट है। उसके बाद हमारे पास बेसिक लाइफ सपोर्ट है। इसमें आपने क्या करना होगा, इफ द पेशेंट बिकम अनरेस्पॉन्सिव और शो द साइंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, नो पल्स, एपनिया, ठीक है, यानी कि अगर पेशेंट जो है कोई हरकत नहीं दिखा रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या उसके अलावा आपके पास जो है कार्डियक अरेस्ट की साइंस शो हो गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, उसको CPR देना इमीडिएटली, ताकि उसकी जो है ब्रीदिंग रेट को, उसकी जो हार्ट बीट है उसको जो है कंटिन्यू किया जा सके, तो आपने उसको CPR देनी है, ठीक है। तो ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। एंड यूज़ एन ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर इफ़ अवेलेबल, और अगर आपके पास एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर है तो आपने उसको फ़ौरन से यूज़ करना है। मॉनिटर द पेशेंट, कंटिन्यू टू मॉनिटर वाइटल साइंस। आपने जो वाइटल साइंस है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन है, आपने इसको कंटिन्यू करना है एंड उसको कंटिन्यू रखना है, ताकि जो है पेशेंट जो है वो किसी किस्म का सेलर चेंजेस में ना जाए, फॉर एनी चेंजेस इन द कंडीशन, ठीक है। प्रोवाइड रीअश्योरेंस टू मिनिमाइज एंजाइटी एंड रिड्यूस स्ट्रेस ऑन द हार्ट, और आपने एक तो एंजाइटी को सबसे पहले कम करना है, और उसके बाद हार्ट के ऊपर किसी किस्म का अगर कोई स्ट्रेस है तो आपने उसको कम करना है, ठीक है। पोस्ट इमरजेंसी केयर, पोस्ट बाद में, तो पोस्ट इमरजेंसी केयर में क्या होगा, आफ्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट, जब आपने इस इमरजेंसी कंडीशन को मैनेज कर लिया है, इंश्योर दैट द पेशेंट इज इवेल्युएटेड बाय अ मेडिकल प्रोफेशनल बिफोर बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम द डेंटल प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको एक मेडिकल प्रोफेशनल से जो है ना उसको डायग्नोज करवा लें, उसको इवेल्युएटेड करवा लें, उसकी तशखीस वगैरह करवा लें। डॉक्यूमेंट द इवेंट थॉरोली, ये जो मसला उसके साथ हुआ उसको आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है, लिख लेना है मुकम्मल तौर पर कि ये जो है इसको कब अटैक हुआ, कौन कौन सी सिम्टम्स थी, और हमने इसको मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप लिए, और पेशेंट का इसके मुकाबले में रिस्पॉन्स क्या था। Patients with the history of ischemic heart disease should be referred for the medical evaluation before undergoing any further dental treatment। और उसके अलावा अगर कोई इसी तरह का पेशेंट या वही पेशेंट जो ischemic heart disease का पेशेंट था, तो दोबारा वो कोई फर्दर डेंटल ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहता है या उसका जो है डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उससे पहले आपने उसकी मेडिकल जो कंसल्टेंट होगा, जो उसका कंसल्टेंट होगा, उसके साथ आपने पहले उसको रब्ता करवाना है, उससे उसकी एवल्यूएशन सब कुछ उसका सेट करवा देना, ठीक है।